हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, RDNDJ कॉलेज, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर। मैं आज पीजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। आज इस वीडियो में पेपर 17 एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी के एक यूनिट रेशनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट ऑफ हर्बर्ट साइमन के बारे में बताऊंगा। डिटेल में जाने से पहले हर्बर्ट साइमन के बारे में बताना चाहूँगा। हर्बर्ट साइमन एक अमेरिकन पॉलिटिकल सोशल साइंटिस्ट रहा है। उनकी कई सारी किताबें रही हैं, जिसमें से प्रमुख है, पहली किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, 1947 में आई थी। इस किताब की वजह से उनको 1978 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जो दूसरी किताब है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1953 में आई थी। जो तीसरी किताब है ऑर्गेनाइजेशन, जो 58 में आई थी। जो नेक्स्ट किताब है साइंस ऑफ आर्टिफिशियल, जो 1969 में आई थी। नेक्स्ट किताब है ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो 1972 में आई थी। हर्बर्ट साइमन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरल अप्रोच में बिलीव करने वाला साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट रहा है। वो मॉडर्न अप्रोच में बिलीव करता है और वो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है जो क्लासिकल अप्रोच को क्रिटिक करता है, डिनाई करता है और ये कहता है कि जो क्लासिकल अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एक महज प्रोवर्ब्स है, मिथ है, ये एक कहावत है और मिथ्या है। वो इसलिए ये बातें कहता है क्योंकि वो कहता है कि क्लासिकल अप्रोच में या ट्रेडिशनल अप्रोच में जो सिचुएशन को सही तरीके से नहीं समझा गया, उस पर अच्छी तरीके से जो डिटेल रिसर्च होनी चाहिए थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो नहीं हो पाया। और ये कहता है कि जो प्रैक्टिस और प्रिंसिपल के बीच में एक काफ़ी गैप है और ये गैप है अच्छा डिसीजन मेकिंग लेना। तो इस डिसीजन मेकिंग का जो गैप है, इसी को फुलफिल करने के लिए हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग का थ्योरी अपना कंट्रीब्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देता है। हर्बर्ट साइमन कहता है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसीजन मेकर्स का एक स्ट्रक्चर, एक संरचना है और प्रत्येक लेवल पे एक डिसीजन लिया जाता है और यह डिसीजन जो है कई प्रीमाइज पे डिपेंड करता है। प्रीमाइज वो होता है कि प्रीमाइज एक आइडिया है, एक थियरी है जिसके आधार पे डिसीजन मेकर डिसीजन लेता है। और साइमन का अटेंशन ये होता है कि ये प्रीमाइज किस तरह से डिटरमाइन होता है, इस पे वो फोकस करता है। और वो कहता है कि जो प्रीमाइजेज है वो डिसीजन मेकर्स के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, उसकी सोशल कंडीशनिंग यानी उसकी सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, यानी जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है चाहे वो है उसको किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलता है या हायर अथॉरिटी से किस प्रकार उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या गाइडिंग किया जाता है, और या लोअर बॉडी से किस प्रकार के उनको सूचना दी जाती है। तो ये प्रीमाइजेज के आधार पे डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन तैयार होता है। और साइमन कहता है कि डिसीजन मेकिंग जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप होता है और वो इस प्रोसेस को 3 भाग में बांट के देखता है। पहला भाग होता है इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इस स्टेज के अंतर्गत डिसीजन मेकर देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या है, कैसी कंडीशन है, क्या कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए, वो इस स्टेज में डिटरमाइन करता है। जो दूसरा स्टेज है वो डिजाइन एक्टिविटी। इस स्टेज में एग्जीक्यूटिव या डिसीजन मेकर ये प्रयास करता है कि जो प्रॉब्लम है उसका अलग अलग एक्शन क्या हो सकता है, क्या क्या कोर्स हो सकता है, जिसको कि ये पहचानता है, उसको ड्राइव करता है, उसके एनालिसिस करता है। और ये स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी स्टेज के अंतर्गत ही एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार हो जाता है कि किस प्रकार का कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा और इस कोर्स ऑफ एक्शन के आधार पे ही डिसीजन लिया जाएगा।
और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। जो थर्ड स्टेज है वो चॉइस एक्टिविटी है। इस स्टेज में एग्जीक्यूटिव फाइनली एक बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट कर लेता है, मतलब उनके पास कई सारे सेकेंड स्टेज के आधार पे कई सारे ऑप्शन रहता है और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो चॉइस स्टेज में ले लिया जाता है। और साइमन कहता है कि ये जो स्टेजेज है लगता है कि बहुत सिंपल है, बट इन प्रैक्टिस ये बहुत कम्प्लेक्स है। और वो ये भी कहता है कि प्रत्येक स्टेज में तीनों स्टेज शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग में एक चॉइस होता है, मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है और उसमें से चॉइस जो है चॉइस के आधार पे डिसाइड कर लिया जाता है। और इस चॉइस में और ये जो चॉइस है फैक्ट और वैल्यूज का कम्बिनेशन होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार फैक्ट और वैल्यूज डिसीजन मेकिंग के लिए बैकबोन होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये कहता है कि प्रत्येक डिसीजन में फैक्ट और वैल्यूज का रोल होता है। और हर्बर्ट साइमन डिसीजन को दो भाग में बांटता है। पहला होता है प्रोग्राम, और इस डिसीजन के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, जो एक्शन है, वो रिपीटेटिव होता है, रूटीन वर्क का होता है। इसमें एक डेफिनेट प्रोसीजर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ चला जाता है, आगे बढ़ा जाता है। जो दूसरा है नॉन प्रोग्राम, ये अनस्ट्रक्चर होता है। इसमें डिटेल रिसर्च की ज़रूरत होती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, और एक तरह का कहिए तो इसमें एक कॉस्टली अप्रोच भी होता है। तो ये जो नॉन प्रोग्राम जो अप्रोच डिसीजन है, ये हर्बर्ट साइमन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें एक डीप रिसर्च होती है और जो एक वैल्यू और फैक्ट का जो कम्बिनेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो ये भी सजेस्ट करता है कि इन डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में जो मैथमेटिकल टूल्स है, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसका एप्लीकेशन लोगों को करना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी करना चाहिए, जिससे कि जो आउटपुट है, जो एनालिसिस है और कम्युनिकेशन है, वो बहुत बेहतर तरीके से हो सके। और इसके लिए वो एक मैथमेटिकल मॉडल अपनाने को कहता है कि जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या डिसीजन लेने में, ब्यूरोक्रेसी में मदद मिल सके। और आगे ये कहता है कि इसको अपनाने से, मैथमेटिकल टूल अपनाने से जो डिसीजन है वो काफ़ी सेंट्रलाइज हो जाएगी, फिर से दोबारा सेंट्रलाइज होगी। जैसे क्लासिकल अप्रोच में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, हायरार्की की बात करता है, स्पान ऑफ कंट्रोल की बात करता है, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करता है, उसको ये इस साइंस और मैथमेटिकल टूल के माध्यम से वो डिनाई करता है, क्रिटिक करता है। और ये भी कहता है कि इस टूल को अपनाने से जो मिडिल मैनेजरियल जो पर्सनल है, कर्मचारी है, उस पे से जो डिसीजन मेकर्स का जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और दोबारा सेंट्रलाइजेशन स्थापित हो पाएगा, और इस तरह से एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है और इनका आउटपुट बहुत बेहतर होगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काफ़ी हद तक उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू।